हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे अजीबो गरीब एटीएम के बारे में है जो हर रात एक शख्स को बेशुमार पैसे निकाल कर देता था, वो भी तब जब उसका अकाउंट बैलेंस जीरो था। हालांकि ये शख्स बार में काम करने वाला एक मामूली वेटर था, मगर इस एटीएम ने से एक मिलियनेयर बनाकर रख दिया, जिसकी वजह से उसने वो जिंदगी जी जैसी वो हमेशा जीना चाहता था। चूंकि इस शख्स ने इस एटीएम से इतने पैसे कमा लिए थे कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत आराम से काट सकता था, मगर उसकी अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से वो पकड़ा गया और तब दुनिया के सामने उस फ्रॉड का खुलासा हुआ जिस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। तो आखिर कौन था ये शख्स? उसे उस एटीएम में ऐसा क्या मिला जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और कैसे वो पुलिस के हाथ लगा, ये अभी तक ना किसी ने सुना और ना ही देखा। कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में, जहां सन 2011 की एक रात डैन नाम का एक शख्स एक एटीएम पहुंचता है। चूंकि डैन पूरी तरह नशे में धुत था और जब वो अपना क्रेडिट कार्ड उस एटीएम मशीन में लगाता है तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डैन ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर का रहने वाला था, जहाँ वो एक कसिनो में काम करता था। कसिनो में उसका काम गैम्बलिंग करने आए लोगों को शराब सर्व करने का था, और चूंकि उसने अक्सर गैम्बलिंग में कई लोगों को बहुत बड़ी रकम जीतते हुए देखा था, और इसी बात ने उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर किया जिसकी वजह से इस कहानी में आगे चलकर कई मोड़ सामने आए। इस कसिनो में काम करने के दौरान डैन की मुलाकात एक लड़की से होती है और महज कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद इस लड़की की जॉब ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर वरांगटा में लग जाती है, जिसकी वजह से उसे मेलबोर्न छोड़कर वरांगटा शिफ्ट होना पड़ता है। क्योंकि डैन भी अब इस लड़की से बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए वो भी इस लड़की के साथ वरांगटा शिफ्ट हो जाता है। वरांगटा शिफ्ट होने के बाद डैन ने कई अलग अलग जॉब्स में हाथ आजमाया, जिसमें उसने क्लीनर से लेकर वेटर तक का काम किया और आखिरकार उसे एक पब में बारटेंडर की नौकरी मिल गई। सन 2011 की एक रात डैन बार में अपना काम खत्म करके बार बंद कर देता है। हालांकि डैन रोज बार बंद करके अपने घर के लिए निकल जाता था, मगर इस रात उसका अपने एक दोस्त मार्क के साथ शराब पीने का प्लान था, और इसी वजह से वो बार बंद करके दूसरे बार के लिए निकल जाता है जहां वो लोग मिलने वाले थे। मार्क डैन का वही दोस्त है जिसका जिक्र इस पूरी कहानी में बार बार हुआ है, मगर मार्क की कोई भी फोटो कभी सामने नहीं आई क्योंकि डैन ने उसकी पहचान कभी सामने आने नहीं दी। बहरहाल डैन और मार्क उस बार में मिलते हैं और शराब पीते हुए अपनी शाम गुजारते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उन्हें इस बार में बैठे बैठे काफ़ी देर हो चुकी है, और तब मार्क डैन से मिलकर अपने घर के लिए निकल जाता है। हालांकि अब तक रात के 12 बज चुके थे, मगर इसके बावजूद भी डैन फैसला करता है कि वो अभी और शराब पिएगा, और इसी वजह से वो और ड्रिंक्स का ऑर्डर करने के लिए अपना वॉलेट निकालता है। वॉलेट निकालने पर डैन को पता चलता है कि उसके वॉलेट में पैसे नहीं हैं, और अब मार्क भी जा चुका था जिसने उनकी शराब के लिए पैसे दिए थे। इसी कश्मकश और नशे की हालत में डैन बार से बाहर आता है और एक एटीएम ढूंढने लगता है ताकि वो शराब पीने के लिए पैसे निकाल सके। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद डैन को एक एटीएम मिल जाता है। ये एटीएम नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का एक एटीएम था, और ये वही बैंक था जहां डैन का अकाउंट भी था। अब तक रात के 12:10 हो चुके थे, और इस टाइमिंग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी कहानी इसी टाइम के आसपास घूमती है। डैन के वॉलेट में 2 कार्ड्स थे। एक था उसका सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड जहां वो अपने पैसे रखता था, और दूसरा था क्रेडिट कार्ड जिससे वो लोन के तौर पर पैसे अपने सेविंग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकता था। डैन सबसे पहले अपना डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में लगाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसका अकाउंट बैलेंस ज़ीरो है, और अब डैन के पास बस एक ही रास्ता बचा था, और वो ये था कि वो अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करे। डैन के क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी वो थी $2000, मगर डैन के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो गई थी, और वो लगभग पिछले 1 महीने से इसी क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहा था, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड की लिमिट नेगेटिव में चली गई थी। ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी डैन अपना क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन में लगाता है, जहां उसे -$1995 का बैलेंस शो होने लगता है। इसका साफ मतलब था कि अब उसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट पूरी होने में महज $5 रह गए थे, मगर चूंकि डैन बहुत ज़्यादा नशे में था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से अपने डेबिट कार्ड में $200 ट्रांसफ़र करने का ट्राई करेगा। यह आइडिया दिमाग में आता ही वो एटीएम मशीन का ट्रांसफ़र बटन दबाता है, जिसके बाद वो उसमें $200 एंटर करता है और कन्फर्म का बटन दबा देता है। चूँकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी होने में महज $5 ही रह गए थे, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन का पूरा होना नामुमकिन था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कंफर्म बटन दबाने के कुछ ही सेकंड बाद इस एटीएम मशीन पर एक एरर मैसेज दिखाने लगता है, जिसमें यह लिखा था दिस ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्ट, और क्रेडिट कार्ड अपने आप एटीएम मशीन से बाहर आ जाता है। ऐसे मौके पर कोई भी नॉर्मल शख्स अपने कार्ड्स लेता और वहां से चला जाता, क्योंकि बैलेंस ना होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ था। मगर चूंकि डैन बहुत ज़्यादा नशे में था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपना डेबिट कार्ड दोबारा एटीएम मशीन में लगाएगा, ताकि वो ये चेक कर सके कि कार्ड में $200 ट्रांसफ़र हुए हैं या नहीं।
इस बार डेबिट कार्ड लगाने पर उसका बैलेंस जीरो की जगह अकाउंट बैलेंस इज करंटली अनअवेलेबल शो करने लगता है। ये देख डैन बहुत कश्मकश में पड़ जाता है और उसे ये समझ नहीं आता कि उसका जीरो बैलेंस क्यों नहीं शो हो रहा है। और इसी कश्मकश में डैन एटीएम मशीन में दिख रहे विड्रॉवल ऑप्शन को दबाता है, जिसके बाद उसमें $200 एंटर करता है और कन्फर्म का बटन दबा देता है। डैन की हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब मशीन में एरर मैसेज आने के बजाय उसमें से $200 बाहर निकल आए। इससे ये तो समझ आ रहा था कि क्रेडिट कार्ड से $200 डेबिट कार्ड में ट्रांसफ़र हो गए थे, मगर चूंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो चुकी थी तो फिर ये $200 आखिर आए कहाँ से। बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से डैन इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि ये कैसे हुआ, और वो ये $200 लेकर दोबारा बार चला जाता है शराब पीने के लिए। वहाँ बैठकर वो रात के 12:50 तक शराब पीता है और अभी वो अपने घर के लिए निकल ही रहा था कि तभी अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो इधर उधर जगह ढूंढने लगता है कि तभी उसे दोबारा वही एटीएम दिखाई देता है जिसमें से उसने थोड़ी देर पहले पैसे निकाले थे। इस एटीएम के ऊपर एक शेड था जिसके नीचे खड़े होकर वो बारिश से बच सकता था, और इसीलिए डैन उस शेड के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। हालांकि वो नशे में था, मगर एटीएम देखने के बाद ये बात उसके दिमाग में घूमने लगती है कि मशीन से $200 कैसे बाहर आए और क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड में पैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए, जबकि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो चुकी थी। इस सोच में वो दोबारा फैसला करता है कि वो इस पूरे प्रोसेस को फिर से दोहराएगा। दोबारा एटीएम में घुसने के बाद वो फिर से अपना डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में लगाता है और अपना बैलेंस चेक करता है, जहां उसे फिर से अकाउंट बैलेंस इज करंटली अनअवेलेबल शो करने लगता है। ये देख वो अपना डेबिट कार्ड बाहर निकालता है और फिर अपना क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन में लगाता है, जिसके बाद वो दोबारा $200 क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड में ट्रांसफ़र करता है। इस बार भी ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्ट का मैसेज एटीएम मशीन में शो करने लगता है और क्रेडिट कार्ड मशीन से बाहर आ जाता है। डैन फिर से अपना डेबिट कार्ड मशीन में डालता है, जहां इस बार वो सीधे विड्रॉ के ऑप्शन पर जाकर $200 एंटर करता है और कन्फर्म का बटन दबा देता है, और इस बार भी मशीन उसे $200 निकाल कर दे देती है। ये देख डैन की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो बार बार बड़े अमाउंट्स डालकर इस प्रोसेस को दोहराने लगता है, जिसमें उसने $400 से लेकर $800 तक डाले और हर बार मशीन ने उसे उतने पैसे निकाल कर दे दिए। ये बहुत चौंकाने वाला था कि क्रेडिट कार्ड लिमिट पूरी होने के साथ साथ सेविंग अकाउंट्स में जीरो बैलेंस होते हुए भी डैन इस एटीएम से पैसे निकाल पा रहा था, और ये रात खत्म होने से पहले वो $2000 के साथ अपने घर वापस लौट गया था। बहुत ज़्यादा नशे और थका हुआ होने की वजह से डैन सीधे अपने बेड पर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह होने पर डैन के दिमाग में पिछली रात की सारी बातें घूमने लगती हैं। पहले तो उसे ये लगता है कि उसने रात में कोई सपना देखा था, मगर जब वो अपना वॉलेट खोलकर उसमें $2000 देखता है तब उसे ये यकीन हो जाता है कि यह हकीकत में हुआ है। ये देखते ही डैन के दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये था कि वो अपने बैंक बैलेंस चेक करे, और इस बार भी उसका डेबिट कार्ड में जीरो बैलेंस ही शो हो रहा था और उसके क्रेडिट कार्ड में वही -1995 का बैलेंस शो हो रहा था। वो इस बात से बहुत हैरत में था कि उसके अकाउंट में वही बैलेंस शो हो रहा था जो पिछली रात को शो हो रहा था, मगर इसके बावजूद भी वो $2000 निकाल चुका था, और अब वो इस बात का इंतज़ार करने लगता है कि शायद बैंक उससे कांटेक्ट करेगा। डैन को लगातार ये डर सता रहा था कि इस फ्रॉड की वजह से पुलिस उसके दरवाजे तक ना पहुंच जाए, मगर ना तो पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंची और ना ही बैंक ने उसे कोई कांटेक्ट किया, और इस तरह पूरा एक दिन निकल गया। अब डैन को इस एटीएम से पैसे निकाले पूरे 24 घंटों से ज़्यादा बीत चुके थे, और वो अगली सुबह फिर से उठकर सबसे पहले अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए बैंक से कांटेक्ट करता है। इस बार अपना बैंक बैलेंस सुनकर डैन को एक झटका लगता है, क्योंकि इस बार उसका सेविंग अकाउंट जीरो से -$2000 के नेगेटिव बैलेंस में जा चुका था, और उसका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस वही -$1995 दिखा रहा था। इसका साफ मतलब था कि जो पैसे डैन ने एटीएम से निकाले वो उसके सेविंग अकाउंट में माइनस में शो होने लगे, या यूं कहें कि सिस्टम ने इसे सेटल करके सही कर दिया था। अब डैन क्रेडिट कार्ड के साथ साथ अपने डेबिट कार्ड पर भी $2000 के कर्जे में था, और ये बहुत अजीब और अनोखा था क्योंकि सेविंग अकाउंट में बैलेंस ना होते हुए भी कोई उसमें से अमाउंट नहीं निकाल सकता था। ये देख डैन बैंक से अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाता है, जहाँ एक और चौंकाने वाला खुलासा उसके सामने होता है। डैन देखता है कि उसके अकाउंट स्टेटमेंट में वो एक भी ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहे थे जो उसने उस एटीएम से किए थे। ना तो उसमें क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड में किए गए ट्रांसफ़र शो हो रहे थे, और ना ही डेबिट कार्ड से निकाले गए पैसे शो हो रहे थे। शो हो रहा था तो बस -$2000 का नेगेटिव बैलेंस। इसका साफ मतलब था कि एटीएम मशीन में ये तो रिकॉर्ड हो गया था कि पैसे निकाले गए हैं, मगर ये पैसे आए कहाँ से हैं इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे वक्त में डैन की जगह कोई और होता तो वो ये पैसे बैंक को लौटाकर अपना कर्जा उतार देता, मगर डैन जैसे ही अपना वॉलेट खोलकर उसमें रखे हुए पैसे देखता है तब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस होने से बेहतर है कि हाथ में पैसे हों, और यहीं से उसकी ज़िंदगी वो मोड़ लेती है जिसने उसे पूरे ऑस्ट्रेलिया का एक नामी गिरामी शख्स बना दिया।
अब डैन इन पैसों से अपने लिए शॉपिंग करना शुरू करता है, जिसमें वो छोटे मोटे घरेलू सामान से लेकर फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी खरीदता है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को उसी बार में पार्टी के लिए बुलाता है जिसमें वो काम करता था। शॉपिंग और पार्टी करने के बाद उसके पास महज $300 बचते हैं और बजाय इसे बैंक को लौटाने के वो इन पैसों से जुआ खेलने का फैसला करता है ताकि वो ये पैसे जुए में जीतकर बैंक को लौटा सके। ये जुआ उसने हॉर्स रेसिंग पर खेला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में घोड़ों पर दांव लगाना एक आम बात थी और जिस बार में वो काम करता था उसका टैब नाम की एक वेबसाइट से टाई अप था। ये वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बैटिंग वेबसाइट थी जिसमें बैट लगाने के लिए कस्टमर्स बार में पैसे देते थे और बार्स उनके लिए वेबसाइट पर बैट लगाते थे। डैन ने भी इस वेबसाइट के जरिए घोड़ों की रेस में $300 लगा दिए, मगर वो पूरे $300 हारकर खाली हाथ अपने घर वापस लौटा। इस रात घर लौटने के बाद डैन इस पूरे एटीएम वाले किस्से के बारे में बहुत बारीकी से सोचने लगता है। अब उसकी दिलचस्पी इस बात में बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर ये हुआ कैसे, और चूंकि ना तो वो टेक्निकल बैकग्राउंड से था और ना ही हैकर था, मगर इसके बावजूद भी वो एक लूप होल पकड़ लेता है जो हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। कई घंटे सोचने के बाद जो लूप होल डैन के हाथ लगा वो थी पैसे निकालने की टाइमिंग। जिस रात उसने एटीएम से पैसे निकाले थे उस रात 12 बजे के बाद का वक्त था और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो दोबारा रात 12 बजे के बाद उसी एटीएम से पैसे निकालेगा। कुछ दिन बाद डैन बार में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद देर रात उसी एटीएम के पास पहुंचता है और 12 बजने का इंतजार करने लगता है। 12:05 पर वो एटीएम के अंदर घुसता है और अपना डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में लगाता है, जहां इस बार उसका बैलेंस -$2000 दिखा रहा था। डेबिट कार्ड मशीन से निकालने के बाद वो अपना क्रेडिट कार्ड मशीन में लगाता है, जहां पहले की तरह इस बार भी बैलेंस -$1995 दिखा रहा था। ये जानते हुए भी कि उसका क्रेडिट कार्ड लिमिट पूरी हो चुकी है, डैन फिर से क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड में पैसे ट्रांसफ़र करता है और इस बार ट्रांसफ़र की जाने वाली रकम थी $1000। कन्फर्म का बटन दबाते ही इस बार भी ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्ट का एरर मैसेज स्क्रीन पर दिखाने लगता है और क्रेडिट कार्ड मशीन से बाहर आ जाता है, जिसके फौरन बाद डैन अपना डेबिट कार्ड इस मशीन में लगाता है, जिसके बाद उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। डैन देखता है कि उसके सेविंग अकाउंट का बैलेंस -$2000 से -$1000 हो चुका है, जिसका साफ मतलब था कि जो $1000 उसने क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र किए थे वो उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे। डैन का दिमाग इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था और वो फिर से कंफर्म करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन में लगाता है, जहां वही -$1995 का बैलेंस दिखा रहा था। ये देख उसे ये समझ आ जाता है कि उसके हाथ एक ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी लग चुकी है जिससे वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो दोबारा फिर से $1000 क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड में ट्रांसफ़र करता है, जिसके बाद उसका सेविंग अकाउंट बैलेंस -$1000 से ज़ीरो हो जाता है। महज कुछ ही मिनटों में डैन बैंक के $2000 चुका चुका था, मगर साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि सिस्टम इसे बाद में सेटल कर देगा और उसका अकाउंट दोबारा -$2000 शो करने लगेगा, और इसीलिए वो फिर से $2000 और क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड में ट्रांसफ़र करता है, जिसके बाद उसका अकाउंट बैलेंस $2000 शो होने लगता है। डैन ये $2000 निकाल लेता है, जिसके बाद उसका अकाउंट बैलेंस फिर से $0 हो जाता है। हालांकि डैन ये तो जानता था कि सिस्टम इस अमाउंट को सेटल कर देगा, मगर वो ये जानना चाहता था कि ये अमाउंट सेटल कब तक होता है। पैसे लेकर डैन घर वापस लौटता है और सो जाता है, और अगली सुबह उठते ही वो सबसे पहले बैंक को कांटेक्ट करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसका बैलेंस अभी भी ज़ीरो ही है। इस पूरे दिन में डैन ने कई बार बैंक को कांटेक्ट करके अपना बैलेंस पता किया और उसे हर बार एक ही जवाब मिला, ज़ीरो बैलेंस, और इस तरह सुबह से रात हो गई। अगली सुबह डैन फिर से बैंक को कांटेक्ट करता है, जहां इस बार उसे पता चलता है कि उसका अकाउंट बैलेंस -$4000 हो चुका है। इसका साफ मतलब था कि सिस्टम ने सारे ट्रांजैक्शन सेटल कर दिए थे, जिसमें उसने पहली रात को जो $2000 निकाले थे और दूसरी रात को जो $2000 निकाले थे वो सभी सेटल होकर -$4000 बन चुके थे। डैन को ये समझ आने लगा था कि ये तरीका ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो एटीएम से पैसे तो निकाल सकता था, मगर ये अमाउंट सेटल होकर जब ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इस बैंक का एक ऑटोमेटिक सिस्टम था कि अगर किसी भी अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस -$20,000 तक पहुंच जाएगा तो उसका अकाउंट अपने आप फ्रीज हो जाएगा और बैंक उस कस्टमर को लीगल नोटिस भेज देगा। डैन अब दिन रात इस दिक्कत का तोड़ निकालने में जुट जाता है, और तभी उसका ध्यान दो बातों की तरफ जाता है। पहली ये कि सिस्टम इस सेटलमेंट में पूरा एक दिन से ज़्यादा का समय लेता है, और दूसरी ये कि रात को 12 बजे के बाद बैंक एटीएम स्टैंड बाय मोड पर चला जाता है, जिसकी वजह से एटीएम 1 घंटे के लिए मेन बैंकिंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और यही वो वजह थी कि क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड में पैसे बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो पा रहे थे। इसी दौरान डैन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो हर रात 12 से 1 के बीच में ये ट्रांसफ़र करे तो वो पिछली रात के माइनस बैलेंस को सेटल कर सकता है।
मिसाल के तौर पर एक रात अगर उसने $2000 निकाले तो वो उस अमाउंट के नेगेटिव होने से पहले ही अगली रात को $2000 फिर से उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से उसका अकाउंट बैलेंस ज़ीरो रहेगा और इस साइकिल को कंटिन्यू रखने से उसका बैलेंस हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि इस सेटलमेंट में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक डैन को ये फंड्स रोज़ ट्रांसफ़र करने और निकालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर डैन एक रात $10,000 निकालता है तो उसे अगली रात $20,000 अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे, ताकि वो $10,000 भी निकाल सके और पिछली रात के $10,000 को नेगेटिव जाने से पहले सेटल कर सके। और इसी तरह अगर उसे तीसरी रात को $10,000 निकालने हैं तो उसे अपने क्रेडिट कार्ड से $30,000 अपने डेबिट कार्ड में ट्रांसफ़र करने होंगे, ताकि वो पैसे निकाल सके और साथ ही साथ पिछली 2 रातों का बैलेंस भी सेटल कर सके। इसका साफ मतलब था कि हर रात ट्रांसफ़र किया जाने वाला अमाउंट ऐड होकर बढ़ता चला जाएगा और इस बैंक के एटीएम ने भी ये फैसिलिटी दे रखी थी कि वो कोई भी 6 फिगर अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता था, जिसकी वजह से वो एक ट्रांजैक्शन में $9,99,000 का ट्रांसफ़र कर सकता था और ज़रूरत पड़ने पर इतना ही अमाउंट किसी भी ट्रांजैक्शन में ट्रांसफ़र कर सकता था। डैन को अब ये ट्रांजैक्शंस हर रात करने थे और अगर उससे किसी भी रात एक भी ट्रांजैक्शन मिस हो जाता तो उसने जितने भी पैसे अब तक निकाले थे वो सभी सेटल होकर उसके अकाउंट में नेगेटिव दिखने लगते। मिसाल के तौर पर अगर उसने पिछली कुछ रातों में $1,00,000 निकाले हैं तो महज एक रात का ट्रांजैक्शन मिस करने पर भी उसके अकाउंट में -$1,00,000 का नेगेटिव बैलेंस शो होने लगता और इतना बड़ा नेगेटिव अमाउंट देखकर बैंक फ़ौरन उसके नाम लीगल नोटिस जारी कर देता। इसी दौरान डैन को यह भी पता चला कि वो ये ट्रांजैक्शन इस बैंक के किसी भी एटीएम पर कर सकता है और इसी वजह से वो जहां भी होता हर रात एटीएम जाकर एक बड़ी रकम निकाल लेता। हालांकि डैन को अपने किए पर पछतावा भी था, मगर फिर उसने ये सोचा कि वो किसी एक शख्स से नहीं बल्कि बैंक से पैसे चुरा रहा है जो खुद लोगों को लूटने का काम करता है। डैन ने अब तक इस बारे में ना तो अपने दोस्तों को बताया था और ना ही अपनी मंगेतर को, और महज एक हफ्ते के अंदर ही वो एटीएम से $20,000 निकाल चुका था। वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने दोस्तों को पार्टी देने और हॉर्स रेसिंग में जुआ खेलने के लिए करता था, जिसमें उसके दोस्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। डैन अब इन पैसों को खुले हाथों से उड़ाने लगा और कई बार तो वो बार में बैठे सभी लोगों का बिल अपनी जेब से भर देता ताकि लोग उसे इज्जत की नज़रों से देखें, और इन्हीं पैसों की बिना पर डैन वो ज़िंदगी जी रहा था जैसी वो हमेशा जीना चाहता था। अब धीरे धीरे डैन के आसपास के लोगों को ये बात खटकने लगी कि आखिर उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि था तो वो एक मामूली वेटर ही और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इस तरह के खर्चे कर सके। डैन के दोस्तों ने जब उससे सवाल किया तब उसने उन्हें बताया कि वो हॉर्स रेसिंग में कई बार बड़ी रकम जीत चुका है, और डैन की कई इस झूठ पर लोगों ने बहुत आसानी से यकीन भी कर लिया, मगर वो सभी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि असलियत में डैन जुए में बुरी तरह हार रहा है और पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है। डैन अब तक हॉर्स रेसिंग में $40,000 तक हार चुका था, और इसी दौरान एक दिन जब वो अपने काम पर पहुंचता है तब वो बार के मैनेजर को किसी से फ़ोन पर बात करते देखता है। ये मैनेजर फ़ोन पर बैटिंग साइट के एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहा था, जहां वो उसे ये बता रहे थे कि डैन हॉर्स रेसिंग में बड़ी बड़ी बेट्स लगा रहा है और उन्हें शक है कि वो उनके साथ स्कैम कर रहा है। उनका मानना था कि डैन ये बेट्स कस्टमर के पैसों से लगा रहा है और वो उनसे पैसे लेता तो है, मगर ये पैसे वो सेफ में डिपॉजिट नहीं कर रहा है। ये सुनते ही मैनेजर फ़ौरन सेफ चेक करता है, मगर वहाँ सारे पैसे अकाउंटिंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे, और ये देखते ही मैनेजर हैरत और कशमकश में पड़ जाता है कि डैन इतनी बड़ी बड़ी बेट्स कैसे लगा रहा है। डैन एक दिन में जितने पैसे बैटिंग में लगा रहा था उतने पैसे बार पूरे महीने में बैटिंग से कमाता था, और यहीं से मैनेजर को उस पर शक होने लगता है। उधर बैटिंग साइट भी डैन का अकाउंट बंद कर देती है और अब वो उनकी वेबसाइट पर कोई भी बैट नहीं लगा सकता था, और इधर बार के ओनर को ये लगने लगता है कि डैन इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है, और इसीलिए वो उसे नौकरी से निकाल देता है। डैन वरांगटा नाम के जिस शहर में रह रहा था वहाँ की आबादी महज 30,000 थी, और एक छोटा शहर होने की वजह से वहाँ ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे, और यही वो वजह थी कि डैन के बारे में ये खबर हर जगह होते हुए उसकी मंगेतर तक पहुँच गई। डैन की मंगेतर को जैसे ही ये पता चला वो डैन को मैसेज करके ये कहती है कि वो एक ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो किसी भी तरह के लीगल कामों में इन्वॉल्व हो, और वो उससे ये रिश्ता ख़त्म कर देती है। इस बात ने डैन को अंदर तक तोड़ दिया और अब वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा, और तभी डैन फैसला करता है कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त मार्क को एटीएम वाली बात के बारे में सब कुछ बता देगा। डैन मार्क को बताता है कि उसके हाथ एटीएम का वो लूप होल लगा है जिसकी वजह से वो एटीएम से जितने चाहे पैसे निकाल सकता है, जिसे सुनने के बाद मार्क उससे कहता है कि वो इस मामले में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, मगर ना तो वो इस बारे में किसी को कुछ बताएगा और ना ही उनकी दोस्ती में कोई फ़र्क आएगा। इस बातचीत के दौरान डैन मार्क से कहता है कि उन्हें एक वैकेशन पर जाना चाहिए, जिसके लिए मार्क फ़ौरन राज़ी हो जाता है और वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के लिए निकल जाते हैं।
मेलबर्न पहुंचने के बाद वो वहाँ के 5 स्टार होटल क्राउन टावर्स में ठहरते हैं, जहाँ पहली बार डैन को ये एहसास होता है कि वो इन पैसों से एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकता है। और यहीं से डैन को लग्जरी की वो आदत लगी जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डैन के दिमाग में ये बात लगातार घूम रही थी कि उसे रात तक किसी भी तरह उस बैंक के एटीएम को ढूंढना है जहां वो बिना स्किप किए अपने इस ट्रांजैक्शन को पूरा कर सके। और उसे वो एटीएम मिल भी जाता है, जहां वो रात 12 बजे के बाद पहुंचकर एक बड़ी रकम क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र करता है और पैसे निकाल लेता है। अगली सुबह डैन इन पैसों को लेकर मार्क के साथ एक कसीनो पहुंचता है, जहां वो दोनों पूरा दिन बैठकर जुआ खेलते हैं। वो दोनों एक के बाद एक गेम खेले जा रहे थे और हर गेम में हज़ारों डॉलर हारते जा रहे थे, मगर उन्हें पैसों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि हर रात वो एटीएम से बेशुमार पैसे निकाल सकते हैं। अब वो दोनों हर रोज़ कसीनो जाने लगे और महज कुछ ही दिनों में वो इतने पैसे हार गए जितने वो पूरे साल में भी नहीं कमा सकते थे। बहरहाल कुछ दिन बाद मार्क डैन से कहता है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, क्योंकि उसे भी अपने काम पर वापस लौटना है। मगर चूंकि डैन जिसे लग्जरी की आदत पड़ चुकी थी, वो मार्क से कहता है कि वो वापस चला जाए और वो खुद मेलबर्न में रुक जाता है। अब डैन को इस साइकिल को चलाने के लिए एटीएम से बड़ी रकम निकालने की ज़रूरत पड़ रही थी और एटीएम में उतना कैश ना होने की वजह से उसे यह रकम निकालने में बहुत परेशानी हो रही थी। और तब डैन एक जोखिम भरा फैसला लेता है। हर रोज़ पैसे निकालने और ट्रांसफ़र करने की वजह से डैन का अकाउंट बैलेंस महज एक महीने के अंदर ही लगभग $5 लाख हो चुका था। और इसी अकाउंट बैलेंस से एक बड़ी रकम जैसे $1 लाख निकालने के लिए उसे बैंक के अंदर जाना पड़ता। और ये साइकोलॉजिकली डैन के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो ये जानता था कि वो चोरी कर रहा है, जिसकी वजह से उसे हमेशा ये डर था कि बैंक को कभी भी उसके फ्रॉड का पता चल सकता है और पुलिस कभी भी उसके पीछे लग सकती है। बहरहाल डैन को पैसे निकालने तो थे ही, और एटीएम में ज़्यादा कैश ना होने की वजह से वो बड़ी रकम निकालने के लिए एक दिन बैंक पहुंचता है। डैन ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस दौरान उसे बहुत चौकन्ना रहना होगा, और यही वो वजह थी कि बैंक का रिएक्शन समझने के लिए वो पहले बैंक एम्प्लॉय से अपना अकाउंट बैलेंस पता करता है। वो बैंक एम्प्लॉय उसे बताती है कि उसके अकाउंट में $5,37,327 हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछती है कि आप कितने पैसे विड्रॉ करना चाहेंगे। ये देख डैन का डर कम हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और बैंक एम्प्लॉय का नॉर्मल बिहेवियर देख डैन $1 लाख निकालने का फैसला करता है। इतनी बड़ी रकम हैंडओवर करने से पहले बैंक एम्प्लॉयज़ को बैंक मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ता है, और यही वो वजह थी कि वो अप्रूवल लेने बैंक मैनेजर के केबिन में चली जाती है। बैंक एम्प्लॉय को केबिन में काफ़ी देर लगती देख डैन का डर और उसकी घबराहट बढ़ने लगती है, और उसे लगने लगता है कि उन्हें उसके फ्रॉड के बारे में पता चल गया है और उन्हें पुलिस को बुला लिया है। इस सोच और कश्मकश में डैन बैंक से बाहर निकलने वाला ही था कि तभी 25 मिनट बाद वो बैंक एम्प्लॉय मैनेजर के केबिन से बाहर आती है और पूरे $1 लाख गिरकर डैन को दे देती है। ये देख डैन की आंखों में एक चमक आ जाती है, और अब वो जितने चाहे उतने पैसे बैंक से निकाल सकता था, जिसके लिए अब उसे एटीएम जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये सब होने के बावजूद भी डैन को इस बात का अंदाज़ा था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर पकड़ा जाएगा, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इन पैसों से खुलकर अय्याशी करेगा और एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा। अब डैन को मेलबर्न में रहते लगभग 10 दिन बीत चुके थे, और इस बार $1 लाख निकालने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के एक ग्रुप को इन्वाइट करता है। वो अपने सभी फ्रेंड्स से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टी ले लें और उसके साथ अपनी छुट्टियाँ बिताएं, जिसका पूरा खर्चा वो उठाएगा। डैन अपने सभी दोस्तों के लिए 5 स्टार होटल में रूम बुक करवाता है, और साथ ही साथ उनसे ये भी कहता है कि वो जो चाहें मंगा कर खाएं और जैसे चाहें वैसे रहें। वो उन्हें ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस देना चाहता था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डैन के दोस्तों के ग्रुप में कुल 4 लोग थे, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं, और डैन इन्हीं में से 2 लोगों को अपने एटीएम फ्रॉड के बारे में बता देता है। उन दोनों में से एक डैन से कहता है कि उसे और ज़्यादा डिटेल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता और वो यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आया है। अब डैन और उसके चारों दोस्त खुलकर अय्याशी कर रहे थे, जिसमें वो रेंट पर लिमोजीन्स और हेलीकॉप्टर्स लेकर घूमने लगे, और साथ ही साथ डैन जिस रेस्टोरेंट में भी जाता वो वहाँ के वेटर से कहता कि रेस्टोरेंट में बैठे सभी कस्टमर्स का बिल उसके अकाउंट में डाल दे। डैन की अय्याशी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कभी कभी होटल के पूरे फ्लोर से लेकर स्विमिंग पूल तक बुक कर लेता था, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पार्टी कर सके, और साथ ही साथ उसने उन्हें महंगे तोहफे भी दिए और उनके लोन्स भी चुकाए। इसी दौरान डैन की एक अच्छी साइट भी देखने को मिली, जिसमें वो सड़क के किनारे गिटार बजाने वाले एक शख्स को देखता है जिसके आसपास सुनने वाला कोई नहीं था। तब वो लोगों को पैसे देकर वहां जमा करता है ताकि वो उसका गिटार सुने, और साथ ही साथ गिटार बजाने वालों को कई $1000 भी देता है। डैन ने इन पैसों से महज अय्याशी नहीं की, बल्कि कई अच्छे काम भी किए, जिसमें वो अक्सर सड़क किनारे रह रहे लोगों को महंगे होटल्स में खाना खिलाता और उन्हें एक रात के लिए उसी होटल में ठहराता।
इन सारी अय्याशियों और अच्छे कामों के बीच डैन इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि वो हर रात एटीएम से ट्रांजैक्शन ज़रूर करे और उसका कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो जाए, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन भी मिस होने का मतलब था उसकी पूरी अय्याशियों का एंड। उसने हर रात 12 बजे के बाद के कई अलार्म्स लगा रखे थे ताकि अलार्म बजते ही वो फ़ौरन एटीएम जाए और अपने ट्रांजैक्शन को रात 12 से 1 के बीच पूरा करे। डैन को एटीएम से पैसे निकालते हुए अब 4 महीने बीत चुके थे और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो अब तक $1 मिलियन एटीएम से निकाल चुका था, जिसकी खबर ना तो बैंक को थी और ना ही क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को। एक बार तो डैन ने एक प्लेन $90,000 के रेंट पर ले लिया, जिससे वो इंडोनेशिया के बाली आइलैंड चला गया और उसने वो पूरा आइलैंड भी 2 दिनों के लिए रेंट पर ले लिया, जहां वो खुलकर अपनी अय्याशी कर सके। क्योंकि इस आइलैंड पर एटीएम नहीं था, इसलिए डैन अपने एक दोस्त को अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों दे देता है और उसे खास तौर पर यह समझाता है कि उसे हर रात ये ट्रांजैक्शन करने होंगे, वो भी बिना स्किप किए। हालांकि डैन इन पैसों से अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहा था, मगर इन 4 महीनों में एक डर हमेशा उसे लगा रहता कि बैंक कभी भी इस गड़बड़ी को पकड़ सकता है और वो पकड़ा जाएगा। और यही वो वजह थी कि वो हमेशा स्ट्रेस और डर में रहने लगा और जिसकी वजह से वो सुकून की नींद नहीं सो पाता था। अपने इसी स्ट्रेस को कम करने और सुकून की नींद लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा और आखिरकार 5 महीनों चले मेंटल प्रेशर के आगे वो टूट जाता है। डैन को जब ये समझ आने लगता है कि अब वो ये और नहीं कर पाएगा, तब वो अपने 3 दोस्त, जिसमें से एक मार्क भी था, उन तीनों को बुलाता है और उनसे कहता है कि अब वो ये मेंटल प्रेशर और डर नहीं झेल पा रहा है और अब वो ये सब कुछ बंद कर देगा। डैन उनसे यह भी कहता है कि वो ये सब कुछ बंद करने से पहले एक आखिरी बार और पैसे निकालेगा और वो अपनी पसंद का जो चाहे खरीद सकते हैं और या जितने पैसे उन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। यह आखिरी ट्रांजैक्शन करने के बाद जो रकम डैन अब तक निकाल चुका था वो थी $1.6 मिलियन और इस ट्रांजैक्शन के बाद की रात डैन ना तो एटीएम गया और ना ही उसने पैसे निकाले। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार था कि उसने एटीएम से पैसे नहीं निकाले थे और अब -$1.6 मिलियन का नेगेटिव बैलेंस उसके अकाउंट में शो होने वाला था। डैन के सभी दोस्त उससे आखिरी बार मिलते हैं और वो सभी अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं, जबकि डैन $80,000 कैश के साथ उसी होटल में रुक जाता है। डैन ये कैश अपने रूम के बाथरूम में छुपा देता है और बैंक से कॉल आने का या पुलिस के उसे पकड़ने का इंतजार करने लगता है। 24 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बाद डैन के अकाउंट में -$1.6 मिलियन का नेगेटिव बैलेंस शो होने लगता है और महज कुछ ही दिनों बाद डैन के पास बैंक से कॉल आता है। फ़ोन पर बैंक मैनेजर डैन से कहता है कि उसके अकाउंट में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि वो उसके बारे में क्या जानता है। ये सुनते ही डैन बैंक मैनेजर से कहता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, जिसके जवाब में बैंक मैनेजर कहता है कि वो इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे और उसे दोबारा कॉल करेंगे। बैंक मैनेजर डैन को धमकाते हुए यह भी कहता है कि अगर उन्हें उसके खिलाफ कुछ भी मिला तो वो पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे। इस बातचीत के बाद डैन उसी होटल में रुककर बैंक के कॉल का इंतजार करने लगता है, जिसमें पूरा 1 महीना निकल जाता है और बैंक से कोई कॉल नहीं आता। आखिरकार थक हार कर डैन इस बार खुद बैंक में कॉल करता है ताकि वो ये जान सके कि बैंक उसके केस में क्या कदम उठाने वाला है। इस बार कॉल की दूसरी तरफ बैंक की एक फीमेल एम्प्लॉय थी, जिससे डैन अपना पूरे केस के बारे में बताता है और वो एम्प्लॉय डैन की कॉल को होल्ड पर डाल देती है। लगभग 20 मिनट बाद दोबारा उस कॉल पर बैंक का मैनेजर आता है और डैन से कहता है कि उसे अब और पैसे नहीं मिलेंगे और क्यों ये तुम जानते हो। डैन बैंक मैनेजर से कहता है कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए हैं, बल्कि उसने इसलिए फ़ोन किया है ताकि वो अपने अकाउंट में हुई अनयूजुअल एक्टिविटी के बारे में जान सके। ये सुनते ही बैंक मैनेजर डैन से कहता है कि तुम एक बुरे आदमी हो और ये केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए और तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर ली है। इस कॉल के बाद डैन को ये यकीन हो गया था कि अब पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार करने होटल आ सकती है और इसीलिए वो उसी होटल में रुककर इंतज़ार करने लगता है। मगर इस बार भी पूरा 1 महीना बीत गया और ना तो बैंक की तरफ से कोई खबर आई और ना ही पुलिस उसे पकड़ने आई। डैन अब फैसला करता है कि वो मेलबर्न से वापस अपने शहर वरांगटा चला जाएगा, क्योंकि अब उसके पास पैसे भी ख़त्म हो रहे थे और वरांगटा पहुँचने के बाद वो पुलिस की तरफ से नोटिस का इंतज़ार करने लगता है। इस बार भी इसी इंतजार में कई महीने और निकल गए, मगर ना तो पुलिस की तरफ से कोई नोटिस आया और ना ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई। डैन इन महीनों के दौरान लगातार बैंक से बातचीत कर रहा था, जिसमें वो उसे हर बार गिरफ्तार कराने की धमकी देते और इसी सब में पहले 1 साल और फिर 2 साल तक निकल गया, मगर कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था बैंक उसे सिर्फ डराने धमकाने का नाटक कर रहा था, मगर कुछ कर नहीं रहा था और इसी वजह से मामला खिंचता जा रहा था, जिसकी वजह से डैन फिर से हर वक्त डर और घबराहट में जीने लगा। डैन ने इस मामले में कई वकीलों से भी बात की और अपने पूरे केस के बारे में बताया, मगर किसी भी वकील ने उसकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि ये मामला बहुत अनोखा था और इसे कोई समझ नहीं पा रहा था।
क्योंकि बैंक लगातार डैन को कॉल्स करके डरा धमका रहा था, मगर ना तो उसे पकड़वा रहा था और ना ही उसे छोड़ रहा था, जिसकी वजह से डैन को लगने लगता है कि वो फंस गया है और अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि बैंक उसके साथ कोई गेम खेल रहा है या उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पा रहा है। डैन के ट्रांजैक्शन से अब तक 2 साल का समय बीत चुका था और लगातार मिल रही धमकियों की वजह से डैन ये मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाता और पूरी तरह टूट जाता है। डैन अब किसी भी कीमत पर यह चाहता था कि बैंक कोई एक्शन ले और ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और तभी डैन एक जोखिम भरा फैसला लेता है। डैन इस बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर न्यूज़पेपर से कांटेक्ट करता है और उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बता देता है, जिसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस बुला लेते हैं। जो जर्नलिस्ट डैन का इंटरव्यू ले रहा था उसने डैन के लिए एक सूट और एक डमी प्लेन भी अरेंज किया, ताकि वो अपनी स्टोरीज के लिए बिल्कुल वैसी ही फोटोज ले सके जैसी डैन ने जिंदगी जी है। हालांकि इस न्यूज़पेपर ने डैन के आर्टिकल और उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में तो छाप दी, मगर ना तो इसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली और ना ही बैंक का ध्यान इसकी तरफ गया। डैन चाहता था कि एक पब्लिक प्रेशर की वजह से बैंक जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, और इसीलिए वो इस बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे पॉपुलर टीवी शो करंट अफेयर वालों से कॉन्टैक्ट करता है। इस शो के प्रोड्यूसर और क्रिएटर डैन की स्टोरी से बहुत प्रभावित होते हैं और वो उसे पूरे 1 हफ्ते के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए बुलाते हैं। वो डैन की आलीशान जिंदगी दिखाने के लिए होटल, प्लेन्स और कार्स भी रेंट पर लेते हैं, जिसमें उसने बैंक के पैसों से खुलकर अय्याशी की थी। डॉक्यूमेंट्री शूट होने के बाद डैन इसकी एडिटिंग से लेकर इसके ब्रॉडकास्ट होने तक का इंतजार करने लगता है, क्योंकि डैन को इस बात का यकीन था कि एक बार ये शो ब्रॉडकास्ट हो जाए तो बैंक को कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शो लोगों का काफ़ी पसंदीदा शो था और इसे लाखों करोड़ों लोग देखते थे। बहरहाल कई हफ्तों तक चले इंतजार के बाद ये शो टीवी पर ब्रॉडकास्ट तो हुआ, मगर इस शो के एंड में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख डैन के पैरों तले जमीन सरक जाती है। इस शो में डैन के इस फ्रॉड की छोटी मोटी डिटेल्स को नकार दिया गया और साथ ही साथ इस शो के एंड में ये बताया गया कि डैन एक भगोड़ा है जिसके खिलाफ पुलिस वारंट इशू किया गया है, और उसके बारे में कोई भी कुछ भी जानता हो तो वो पुलिस को खबर करे। डैन इस बात से बहुत हैरत और कश्मकश में था और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतने बड़े शो के प्रोड्यूसर्स ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि वो एक भगोड़ा है, जबकि वो खुद उनके पास अपनी स्टोरी बताने गया था। इस स्टोरी को और सनसनीखेज बनाने के लिए शो के प्रोड्यूसर्स ने एक और चाल चली। जिस दिन ये शो ब्रॉडकास्ट हुआ उसी की रात शो का एक प्रोड्यूसर डैन को मेल करता है और उससे कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है और उन्हें उसके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, और अगर वो चाहे तो इस शो के फोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स ऑफिस से आकर कलेक्ट कर सकता है। हालांकि ये मेल पढ़ने के बाद डैन को कुछ अटपटा सा लगता है, मगर चूंकि वो इस कश्मकश में था कि उन्होंने अपनी स्टोरी में झूठ क्यों बोला और साथ ही साथ वो इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था, इसलिए वो थर्सडे की सुबह टीवी शो के ऑफिस पहुंच जाता है। डैन जैसे ही बिल्डिंग के अंदर घुसता है वो अपने आसपास बहुत सारे फोटोग्राफर्स देखकर चौंक जाता है, जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। इससे पहले डैन कुछ समझ पाता, एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। ये सब कुछ पास खड़े फोटोग्राफर्स के कैमराज में रिकॉर्ड हो रहा था, और तब डैन को ये समझ आने लगता है कि चैनल वालों ने ऐसा अपने शो को और ज़्यादा सनसनीखेज बनाने के लिए किया है, ताकि एंड में डैन की गिरफ्तारी दिखाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी बटोर सकें और साथ ही साथ उनके चैनल की एक अच्छी इमेज बन जाए कि उन्होंने एक क्रिमिनल को पकड़वाया है। हालांकि डैन ने खुद अपनी स्टोरीज मीडिया चैनल को बताई थी, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया, जिससे ये पता चलता है कि मीडिया की दुनिया कितनी काली और गंदी है। बहरहाल डैन को गिरफ्तार करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां वो उसके फिंगरप्रिंट्स लेता है, मगर इसी दौरान एक अटपटी चीज़ हुई, और वो ये थी कि डैन से बिना कोई सवाल जवाब किए उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसी दौरान डैन को डिफेंड करने के लिए उसे एक वकील दिया जाता है, जिसके बाद उस वकील ने कई चौंकाने वाले और हैरत अंगेज खुलासे किए। पहला खुलासा यह हुआ कि जिस पुलिस वाले ने डैन को गिरफ्तार किया था वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं था, और इस शो के प्रोड्यूसर और इस पुलिस वाले के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, जिसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने डैन को गिरफ्तार करवा दिया। इसका साफ मतलब था कि इस पुलिस वाले ने डैन को महज कैमरा में दिखाने के लिए गिरफ्तार किया था, जिससे इस शो को चैनल की बनाई स्टोरी के हिसाब से एक प्रॉपर एंडिंग मिले और साथ ही साथ अच्छी टीआरपी भी। डैन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे यह पता चला कि बैंक ने उसके खिलाफ ना कभी कोई कंप्लेंट की और ना ही उसके खिलाफ इस केस की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डैन को अब ये समझ आने लगा कि बैंक ये कभी नहीं चाहता था कि लोगों को ये पता चले कि उनका बैंकिंग सिस्टम में बहुत कमियां हैं, जिसकी वजह से महज एक शख्स उनसे $1.6 मिलियन चुराने में कामयाब हो गया, और यही वो वजह थी कि वो उसे महज डराने धमकाने का नाटक कर रहे थे ताकि वो खुद उनके पैसे लौटा दे, और उन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं की। बैंक को ये डर था कि अगर ये खबर बाहर आ गई तो कस्टमर्स का उन पर से भरोसा उठ जाएगा, जिसकी वजह से उनके शेयर प्राइस भी नीचे गिर जाएंगे और उन्हें इस चोरी से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। डैन के गिरफ्तार होने के बाद भी बैंक ने प्रेस में ये स्टेटमेंट दिया कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वरना उन्हें अपनी सारी अकाउंटिंग डिटेल्स दिखानी पड़ती और इस फ्रॉड की जिम्मेदारी लेनी पड़ती।
चूँकि डैन ने टीवी शो में ये तो कबूला था कि ये सारा फ्रॉड उसी ने किया है, इसीलिए कि सब कोर्ट में चला जाता है, मगर बैंक की तरफ से कोई गवाही ना होने की वजह से कोर्ट उसे महज 1 साल की सज़ा सुनाता है। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद डैन जेल से बाहर आया, जिसके बाद उसने कई टीवी शोज़ को अपने इंटरव्यूज़ दिए और साथ ही साथ अपनी कहानी पर एक बुक भी लिखी। क्योंकि डैन का कहना था कि उसने $1.6 मिलियन निकाले हैं, मगर बैंक की तरफ से कोई स्टेटमेंट ना होने की वजह से ये आज तक नहीं पता चल पाया कि उसने कितने पैसे निकाले। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।